मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नायक 2.0 जीएस का प्रैक्टिस सेट जो नवीन शर्मा सर द्वारा आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट हर एक साल लाया जाता है। पहला प्रैक्टिस सेट आज का हो गया और सबसे पहले आपके सामने एएस स्टैटिस्टिबुलेटर के साथ आप इस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास आप मात्र 20 या 30 मिनट में आप कवर कर जाएंगे पूरी की पूरी क्लास को। अगर 2x पे अगर आप वीडियो को देख लेते हो तो आप 15 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर लोगे। सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स भी आपको फ्री में मिलेंगे और भाई डेली की डेली प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी आप करोगे। वीडियो नवीन शर्मा सर की क्लास लेने के 5-10 मिनट बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पहला है भाई खालिस्तान नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से है, तो वह है कथकली। भाई वह कौन सा है? कथकली। कथकली किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? केरल से संबंधित है भाई। अब बात करते हैं जो केरल के क्लासिकल डांस है। 2 क्लासिकल डांस है, एक है कथकली, एक है मोहिनीअट्टम। कथकली एक मोहिनीअट्टम है। अगर प्यारे दोस्तों अगर वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई देती है कृपया इग्नोर करना और कंटेंट पर सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्लासिकल डांस कितने क्लासिकल डांस है प्यारे दोस्तों? 8 और कहीं कहीं 9। 8 कौन कहता है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है और 9 है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। 9वां कौन सा मानता है? संस्कृति मंत्रालय 9वां मानता है छऊ। कौन सा है? छऊ। 3 प्रकार का छऊ होता है। मयूरभंज छऊ। मयूरभंज को कैसे याद रखो? मयूर क्या है? उड़ता है, तो उड़ीसा। सरायकेला, केला कहां लगता है? पेड़ पर लगता है, मतलब झाड़ पर लगता है, मतलब कि झारखंड। परुलिया बंगला, अगर बंगला आप पूरा लेते हो आता कभी नहीं लोगे, तो परुलिया छऊ कहां है? अपना पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कच्चीपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का कुचेलापुरम गांव से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और सतरिया जो नृत्य है वो असम का है। सतरिया लड़कियां कैसी होती है? असम होती है, सुंदर होती हैं। ठीक है, 2000 में यह शामिल किया गया था किनके प्रयासों से? कौन है सतरिया के संस्थापक? 2000 में शामिल किया गया था शंकर देव द्वारा। ठीक है, न्यू क्लासिकल डांस है। सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा प्यारे दोस्तों? सतरिया है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम है। सबसे पुराना कौन सा? भरतनाट्यम है। इसका दूसरा नाम सादीर है। इसका दूसरा नाम सादीर है और 2000 वर्ष यह पुराना है। तमिलनाडु में यह किया जाता है। पहले देवदासी नृत्य भी से कहा जाता है, देवदासी आटम भी से कहा जाता है। ठीक है, दासी आटम बोला जाता है। मणिपुरी में मणिपुरी होता है। कथक कहां से होता है? यूपी में। नॉर्थ इंडिया में फेमस कौन सा? कथक। ठीक है, उड़ीसा ओडिसी नृत्य कहां होता है? उड़ीसा में। ओडिसी नृत्य कहां होता है प्यारे बच्चों? उड़ीसा में। अब कथकली के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथकली का जो नायक होता है, मतलब जो उसका हीरो होता है, उसको पाचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचा। और उसका खलनायक होता है काथी। उसका खलनायक क्या बोला जाता है? काथी। और उसमें जो स्टेप होते हैं, वह 24 स्टेप होते हैं। उसके जो मेकअप होता है, कितने प्रकार का मेकअप किया जाता है? 5 प्रकार का मेकअप किया जाता है। मेकअप कितने प्रकार का किया जाता है? 5 प्रकार का मेकअप किया जाता है। और कथकली में जो भाषा यूज होती है वह है मणिप्रवलम। मणिप्रवलम 2 भाषाओं से बनी है, मलयालम और संस्कृत। मलयालम और संस्कृत है भाई। ठीक है, मलयालम कहां की भाषा? केरल की है। और कोकबोरक किसकी भाषा? त्रिपुरा की। कोकबोरक किसकी भाषा? त्रिपुरा की। कोंकणी कहां की भाषा? गोवा की। गोवा की कौन सी भाषा? कोंकणी। त्रिपुरा की कोकबोरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यूएन का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। यूएन का मुख्यालय कहां प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क में भाई। यूएन का पहले क्या नाम था? LON। ये क्या है? लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 में। ठीक है, कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है प्यारे बच्चों? 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920। पेन का कलर कर लेते चेंज। ठीक है, 10 जनवरी 1920 में इसकी क्या होती है प्यारे बच्चों? स्थापना होती है। याद रखना, आपने भूलना नहीं है। 10 जनवरी 1920 को लोन, क्योंकि भाई पहला विश्व युद्ध हो गया था, फिर भी क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध फिर भी होया, फिर भी दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब होता? 1939 से लेकर 45 तक। यूएन की स्थापना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की जाती है। 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। यूएन के कितने अंग? 6 भाई। यूएन के 6 अंग है। जो 5 अंग है ना, उनका हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। पर जो एक है ना, उसका हेडक्वार्टर द हेग में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट, मतलब इसको दुनिया का न्यायालय कहा जाता है। इसका द हेग में है, नीदरलैंड में। हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। भाई जो इंटरनेशनल न्यायालय में जजा की संख्या 15। इंटरनेशनल न्यायालय
न्यायालय में जजों की कितनी संख्या भाई 15 है। और कोरम के लिए मतलब बैठन खातर, एक सभा बैठन खातर है उनमें कितने जरूरी होने चाहिए 9। कितने जरूरी होने चाहिए 9। जजों की संख्या कितनी है, जजों की संख्या भाई, जजों की संख्या 15। यूएन की भाषा कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच है, इंग्लिश और फ्रेंच है प्यारे दोस्तों। अन्य भाषा कौन सी, चीनी, चीनी में भी कौन सी है, मंडारिन भाषा, अरबी, रशियन, स्पेनिश, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ठीक है, चीनी, अरबिन, रशियन, स्पेनिश, ठीक है, चीनी आएगा यहाँ पे, ठीक है, अरबी, रशियन, स्पेनिश ये भाषाएं हैं, अन्य भाषाओं में ये आती हैं। जो यूएन का चार्टर है उसमें कितने चैप्टर हैं, 19 चैप्टर हैं। आर्टिकल 111 है। सुरक्षा परिषद में देश, इसमें एक सुरक्षा परिषद है जिसे पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। इसमें 15 सदस्य हैं, इसमें 10 तो टेम्पररी हैं, 5 है स्थायी। 5 क्या है स्थायी, 10 है टेम्पररी, ठीक है। वह स्थायी याद रख लो। स्थायी कौन कौन से हैं, अमेरिका, ABC, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और FR, फ्रांस और रसिया, फ्रांस और रसिया, ABC, FR, ABC, FR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ये 5 है। भारत अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य कितने दिन के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। भारत कितनी बार चुना गया भाई, 8 बार चुना गया भाई। सबसे ज्यादा बार कौन चुना गया है, 12 बार। कौन चुना गया, सबसे ज्यादा बार चुना गया जापान। कौन चुना गया, जापान सबसे ज्यादा बार चुना गया भाई। उसके बाद देखेंगे कि एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। एक वर्ष में कितने देश चुने जाते हैं, 5 देश। इंडिया पहली बार कब चुना गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1950 में। 1950 में चुना गया, याद रखो 1950 में यह चुना गया भाई, ठीक है। यूएन में टोटल 51 कंट्रियों ने साइन किया था। देखो भाई जब यूएन बना था ना तो 51 कंट्री ने साइन किया था और 51वां देश था पोलैंड। वर्तमान में यूएन में 193 सदस्य हैं और 193वां जो सदस्य वो है साउथ सूडान। वो कौन है, साउथ सूडान, वो है साउथ सूडान। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो भाई अल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं। डायनामाइट का इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। इनका जन्म 1833 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1896 में होगी। 33 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1896 में। 1833 में जन्म और 1896 में क्या हो गई थी प्यारे बच्चों, इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। आगे चलते हैं भाई, ये किस देश के रहने वाले थे, स्वीडन देश के रहने वाले थे। कौन से देश के, स्वीडन देश के रहने। जो नोबेल पुरस्कार है उनकी घोषणा 1900 में होगी और पहली बार 1901 में दिया गया। 1900 में घोषणा हुई और 1901 में दिया गया। शुरू में 5 क्षेत्रों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल। यहाँ पे PCM याद रखो, पर जो वो M है वो मैथ वाला नहीं है, मेडिकल है। क्योंकि एग्जामिनर फंसाता है कि पूछ लेता है क्या नोबेल पुरस्कार मैथ्स में दिया जाता, नहीं दिया जाता है। और अन्य 2 लिटरेचर और शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर और शांति में दिया जाता है। परंतु 1969 में छठा एक जोड़ दिया गया, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, एबल अवार्ड को। एबल अवार्ड को गणित का नोबेल कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल किसे कहा जाता है भाई, क्वेश्चन है आपको, ठीक है। वैसे ही बता देता हूं, प्रेस्टीज पुरस्कार है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको भाई घोषणा अक्टूबर में हुई थी, ओस्लो में हुई थी। नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर 1900 में हुई थी। दिया 10 दिसंबर 1901 में स्टॉकहोम में दिया था, स्टॉकहोम में। शांति का पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। और ये जितने भी पुरस्कार हैं वे सारे के सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, पर एक शांति का नोबेल है जो ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल स्टोर्टिंग संसद नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, स्टोर्टिंग संसद नॉर्वे के द्वारा। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजाई को मिला था नोबेल पुरस्कार, और ये पाकिस्तान की थी भाई। किसकी थी भाई, पाकिस्तान की थी भाई। आगे चलते हैं, इनकी एक बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजाई की किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजाई की किताब एक क्या है, वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजाई की उम्र कितनी थी, 17 वर्ष थी भाई। सबसे अधिक उम्र में 97 साल की उम्र में किसने मिला था, गुड इनफ ने। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 में। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। हवाई डाक सेवा थी, यह एक हवाई डाक सेवा थी जो प्रयागराज से नैनी तक 10 किलोमीटर की बीच की दूरी है उसमें चली थी। और इसमें अंबरबाई प्लेन था, प्लेन का नाम था अंबरबाई। डाक सेवा थी, मतलब डाक और प्लेन ले जानी थी, प्रयागराज तक नैनी ले जाना था। और भैया 10 किलोमीटर के बीच की इनकी क्या थी, डिस्टेंस थी भाई।
आगे देखते हैं टाटा एयरलाइंस कब बना था भाई, 1932 में बना था भाई। टाटा एयरलाइंस कब बना था भाई, 1932 में बना था। और टाटा एयरलाइंस 1946 को एयर इंडिया हो गया भाई। टाटा एयरलाइंस का 1946 में नाम बदल कर एयर इंडिया हो गया। जब अब वर्तमान का एयर इंडिया, पहले क्या था, टाटा एयरलाइंस था। और भाई जो ये हवाई जहाज के सारे जो भी चीज हैं ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा पूछ ले तो जुहू मुंबई, भारत का पहला हवाई अड्डा पूछ ले तो जुहू मुंबई 1928 में बना था। सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अगर पूछ लिया जाता है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है नई दिल्ली में। सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूछ लिया जाता तो राजीव गांधी है भाई हैदराबाद में भाई। 100वां एयरपोर्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो पांगयांग है सिक्किम में। पांगयांग कहाँ है, सिक्किम में भाई। भारतीय वायुयान अधिनियम 1934 में आया। भारतीय वायुयान अधिनियम 1934 में आया। और टाटा एयरलाइंस बनी थी 1932 में। 2 साल बाद में वायुयान अधिनियम आ गया था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। ठीक है भाई। सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट दुनिया में सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा था, कोचीन था। और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर आधारित है भाई। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर क्या प्यारे बच्चों, आधारित है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई जनगणना 2011 के अनुसार दशक डिकेड जो 10 वर्षों के दौरान वृद्धि दर कितनी थी, 17.64% इसकी वृद्धि दर थी। 1961 से 1971 में सबसे ज्यादा डिकेड ग्रोथ देखी गई थी। 1961 से लेकर 71 तक 24.80 वृद्धि दर देखी गई थी। और सबसे कम 1911 से लेकर 1921 तक है। अरे प्यारे बच्चों 1911 से लेकर 1921 तक है, माइनस में चली गई थी, -0.31% थी, -0.31% थी। 2011 की जनगणना के ऊपर महत्वपूर्ण है आपको और भी क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया पूछी जा सकती है। 382 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहे हैं। लिंगानुपात कितना, 943। बाल लिंगानुपात कितना, 1919। लिटरेसी 74.04%, 74.04% है भाई, 74.04%। लिटरेसी कितनी है भाई, 74.04%। मेल लिटरेसी है 82.10%, 82.10%। और फीमेल तो 65.46 है। फीमेल कितनी है, 65.46 है। ठीक है, टोटल 74.0% है। और मेल कितनी है, 82.10% है। फीमेल कितनी है भाई, 65.46 है भाई। जनगणना आयुक्त कौन था, श्री चंद्रमौली। 2011 जनगणना डाटा रिपोर्ट कब आई थी, 31 मार्च 2011 को भाई। 31 मार्च 2011 को जनगणना की पहली रिपोर्ट आई थी। 31 मार्च 2011, मन में याद करो, 31 मार्च 2011। आगे है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी। और कम जनसंख्या वाला है सिक्किम। आगे देखते हैं, फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट्स। भाई जो कि कौन से फॉर्मेट क्रिकेट के फॉर्मेट में फॉलो ऑन का यूज होता है भाई, ये टेस्ट मैच में होता है भाई। टेस्ट मैच में फॉलो ऑन का मतलब होता है 200 रन का अंतर। जब एक टीम खेलती है और दूसरी टीम के दोनों के बीच में 200 रन का अंतर आ जाता है तो इसे फॉलो ऑन कहा जाता है। ठीक है, T20 में एक बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। पावर प्ले T20 में 6 ओवरों का होता है भाई, 6 ओवरों का होता है। ODI 50 ओवर मैक्सिमम 10 ओवर एक बॉलर फेंक सकता है। DLS क्या है, डकवर्थ लुईस सिस्टम, जो कि बारिश आने पर यूज होता है भाई। ठीक है, 1997 में शुरू किया था, क्योंकि 22 में क्या किया था भाई, सता दिए थे भाई, सता दिए थे। ठीक है, बूंदी त्रिया सता दिए थे, बारिश ने था, DLS लेकर आया था भाई। सबसे पहले बात जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मध्य टेस्ट मैच में यूज हुआ था। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मध्य टेस्ट मैच चल रहा था जब सबसे पहले DLS का यूज हुआ था भाई। आ गया भाई DRS क्या भाई, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसमें केवल रिव्यू लिया करें। एक टीम के पास दो रिव्यू होया करें। 2008 में इसका पहली बार यूज हुआ था और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में यूज हुआ था। और DRS आउट होने वाला पहला प्लेयर वीरेंद्र सहवाग था भाई, भारत का ही था। वीरेंद्र सहवाग सबसे पहले DRS में आउट हुए थे। वीरेंद्र सहवाग किस फॉर्मेट के पहले कप्तान रहे थे भाई, सबसे पहला वीरेंद्र सहवाग T20 का कप्तान बना था। ODI का पहला कप्तान कौन था, अजीत वाडेकर था। ठीक है, आगे विराट कोहली पिंक बॉल मतलब टेस्ट के पहले कप्तान थे भाई।
टेस्ट मैच के 5 दिना को अगर मतलब ओवर 90 ओवर फेंके जाए अगर एक दिन में। लंच टाइम कितना होता है, 40 मिनट का लंच टाइम होता है। टी ब्रेक 20 मिनट का होता है भाई। इनिंग ब्रेक 10 मिनट का, इनिंग ब्रेक 10 मिनट का, लंच 40 मिनट का, टी 20 मिनट का, इनिंग ब्रेक 10 मिनट का। ओडीआई में बस एक का ब्रेक हुआ कर, इनिंग ब्रेक हुआ कर, वो 40 मिनट का हुआ कर। T20 में इनिंग ब्रेक 10 मिनट का हुआ कर भाई। रेत समाधि एक पुस्तक है जिसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। कौन है गीतांजलि श्री? रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, वो किसने किया है? डेजी रोकवेल ने। डेजी रोकवेल ने। गीतांजलि को 2022 में बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। याद रखोगे गीतांजलि श्री को 2022 बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। अब गीतांजलि श्री की और भी बुक्स देख लेते हैं। गीतांजलि द एम्प्टी स्पेस। गीतांजलि कौन सी है? द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, गीतांजलि क्या? द एम्प्टी स्पेस। और है ट्राइरोहिट बुक है। ठीक है, टाइरोहिट बुक है। आगे है जुम्पा लाड़ी, एक फेमस बुक राइटर है। जुम्पा लाड़ी की बुक कौन कौन सी है भाई? वेयर अबाउट। ठीक है, जुम्पा लाड़ी की किताब कौन सी है भाई? वेयर अबाउट है। उसके बाद है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। याद रखना है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज भी जुम्पा लाड़ी की बुक है। आगे है द लोलैंड। ठीक है, जुम्पा लाड़ी की एक किताब है द लोलैंड। ठीक है, जुम्पा लाड़ी की एक किताब क्या है? द लोलैंड। और द नेम से भी इनकी एक पुरानी फेमस किताब है। आगे बुकर इंटरनेशनल प्राइज कब शुरू हुआ था? 2005 में। बुकर इंटरनेशनल प्राइज कब शुरू हुआ था? 2005 में। बुकर अवार्ड, ऐसे मेन बुकर भी कहते हैं, 1969 में। ठीक है, और 1969 में भी एक फेमस चीज मैंने बताई थी, बताइए भाई 1969 में क्या था? 1969 में छठा वो जोड़ा गया था, 6th सब्जेक्ट जोड़ा गया था, छठा क्षेत्र जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता था इकोनॉमिक्स में। क्या है? इकोनॉमिक्स में। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत आया था भाई? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत आया था भाई। सबसे पहले क्या होगा था? बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर, तब गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल था, फिर वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, फिर भारत का वाइसरॉय बना दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था भाई। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक था भाई, विलियम बेंटिक। और भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। भारत का गवर्नर विलियम बेंटिक था। ठीक है, याद रखना भाई। अगर बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंगस के बाद बेंटिक आया, बेंटिक के बाद कैनिंग आया। पहला कौन था? क्लाइव के बाद हेस्टिंगस के बाद बेंटिक, फिर कैनिंग। ठीक है, जब भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत का वो कद बना था 1833 के एक्ट में था। भारत का वायसराय 1858 के एक्ट में। ठीक है, और भाई ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी होगी? पढ़नी पड़ेगी ये सारी की सारी चीजें, नहीं तो मैं भी शुरू कर सकता हूं, बता दिया जाएगा। अगर जीके साथ साथ पढ़नी है आपको, आप कमेंट कीजिए कि जो नवीन सर जीके की क्लास में प्रैक्टिस सेट लाते हैं, मैं आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी कराता जाऊं। ठीक है, जैसे कि ये थे एक्ट हो गए, भारत का संवैधानिक विकास से जो ये टॉपिक है ये मैं पूरा करा दूं साथ में, ताकि नवीन शर्मा सर के प्रैक्टिस सेट करने में आपको और भी आसानी हो। समझ गए? तो कमेंट कर सकते हो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जो ये है 1700 जो हमारा ये था, इसका जो यो हमारा 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट था, किसने पेश किया था? 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट था ये फ्रेडरिक नॉर्थ ने। किसने किया था? फ्रेडरिक नॉर्थ ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। इसमें दो संस्थाएं बनाई गई थी, बॉडी बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये राजनीतिक मामलों को हुआ करे थी, डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को। इन सदस्यों को भारतीय राज्य के खजाने में से क्या मिलती थी? पेंशन मिलती थी। ईस्ट इंडिया की मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली या एकाधिकार कब खत्म हुआ था? 1813 के एक्ट में। 1813 नूंगा 13 एकाधिकार खत्म। ठीक है, और ईसाई मशीनरी का भारत में आने लग गई थी। इससे पहले ईसाई मशीनरी भारत में नहीं आ सकती थी। ठीक है, सबसे पहले जो ईसाई
मशीनरी भारत में आई थी वह थी थॉमस अपोस्टल। कौन सा? थॉमस अपोस्टल। बीओडी और बीओसी खत्म किए गए थे 1858 के एक्ट में भाई। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे। इसने क्या करा था? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू करी थी भाई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। विधान परिषद में द्विसदनात्मक शुरू करी थी, मतलब कि उच्च सदन क्या था? राज्य परिषद कहलाती थी। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा, निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन राज्य परिषद। और राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, केंद्रीय विधानसभा में 145 होते थे भाई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय का होना आवश्यक था, एक भारतीय का होना। या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में यह बात करी गई थी, 1919 में यह बात कही गई थी भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ऐसे हैंड रिटन नोट्स और उसके बाद आपका रिवीजन करवाना। इतनी मेहनत के लिए चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो टेलीग्राम में लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं भाई। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? यह बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी भाई। जो ये 1935 था कि मैं तक केंद्र में तय द्वैध शासन लागू कर दिया था। केंद्र में तो 2 सदना की सरकार आज भी है, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया था। बर्मा को अलग कर दिया था, 1937 में बर्मा अलग हुआ था। और एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। फेडरल कोर्ट की 1937 में क्या हुई थी? फेडरल कोर्ट की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस फेडरल कोर्ट में 7 जज हुआ करते। एक तो चीफ जस्टिस था, जो कि उस टाइम पहला कौन था? मॉरिस गवेयर था, मॉरिस गवेयर था, ठीक है। और 6 थे अन्य, ठीक है भाई। अगर आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समृद्धि, ठीक है। संघ, राज्य और समृद्धि। समृद्धि सूची कहां से ली गई है? समृद्धि सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में, जुलाई 1939 में। फिर जुलाई के अगले महीने में जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाओ है तो जुलाई 1947 में पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? बताइए भाई। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? 3 जून, ठीक है। कौन था? माउंटबेटन योजना 3 जुलाई 1947 को, सॉरी 3 जून 1947 को लागू हुई थी, ठीक है। इसके अन्य नाम के थे डिकी बर्ड या बाल्कन प्लान। जवाहरलाल नेहरू ने इसे बाल्कन प्लान भी कहा था। आगे है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? भाई पुर्तगालिया ने। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कद आया था? 1498 में। कित पहुंचा था? केरल के कालीपट पे। कौन राजा मिला है? उसने जमूरीन राजा हुआ करता, ठीक है। पथ प्रदर्शक मतलब इसका गाइडर कौन था? अब्दुल मजीद था। कौन था? अब्दुल मजीद था। पुर्तगालिया ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में, दूसरी कन्नूर में 1505 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1502 में, तीसरी बार 1524 में। फिर इसका मलेरिया हो गया था और फिर यही मर गया था ये। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो के ब्रेल, पेड्रो के ब्रेल, ठीक है। इसके साथ बार्थोलोम्यो डियांग भी आया था, इसके साथ बार्थोलोम्यो डियांग भी आया था। और पेड्रो के ब्रेल ने ब्राजील के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ब्राजील के समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था भाई? अल्मोड़ा था। 1505 था 1509 के बीच में रहा था। और इन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम लागू किया, मतलब टैरिफ लगाना। ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम। अभी टैरिफ बहुत फेमस है क्योंकि अमेरिका लगा रहा है चाइना पे भर भर के टैरिफ। टैरिफ एक प्रकार का कर होता है। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था अल्ब्रुक, 1509 से 1515, 1509 से 1515। 1510 में इस अल्ब्रुक ने गोवा जीता था, ठीक है। आदिल शाह से जीता था, है ना भाई। सबसे लंबे समय तक भारत में रहे थे भाई ये। 19 दिसंबर 1961 में क्या करा था? भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके तहत पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया। तो कितने दिन तक रह गई अपनी उसमें, ठीक है। 1509 से 1500 के बीच में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अल्ब्रुक था। अल्ब्रुक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गलाई क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्ब्रुक था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक एलिजाबेथ प्रथम थी। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को। आगे चलते हैं। 15 वर्षों का एक अधिकार था। कंपनी यह बनी थी 1599 में।
ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने स्थापना करी थी वे थे मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर ने 1599 में कंपनी की स्थापना करी थी। और जब इसकी कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत का वो था अकबर था, भारत का राजा था अकबर, मतलब भारत में कौन शासक था? अकबर था भाई। शासनकाल अकबर का चल रहा था उस टाइम। भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? 9 राज्य। भारत की तटरेखा की लंबाई है 75 16.6 किलोमीटर की। अपडेटेड डाटा पर ऑफिशियल नहीं है, 1198 मतलब 12 किलोमीटर की हो रही है। ठीक है, 12 नहीं मतलब क्या उसकी 11, आप मान सकते हो भाई कि ये अपनी हो रही है 1198 किलोमीटर की। ठीक है, 1198 किलोमीटर की अपनी हो रही है। ठीक है, 1198 किलोमीटर की, 1198 को मैं भी अच्छा हूँ भाई, 11,000 की। ठीक है, 11,000 की, 11,000 की वो हो रही है। ठीक है, लगभग आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब बात पूछते कि ये कोस्टल लाइन तटरेखा क्या होती है भाई? तटरेखा होती है भाई मतलब तटों की रेखा, इतनी लंबाई। पहले हमारा क्या होता था कि हमें सीधी रेखा मापते थे, उबड़ खाबड़ को नहीं मापते, क्योंकि अपनी जमीन सीधी नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, आप इस तो हमारी जो तटरेखा की लंबाई है वह है 11,098, 11,098, या फिर इसको 11,100 भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लगभग बोले, पर अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, समझ गए? अब देखें भाई ये कौन कौन से राज्य लगते हैं भाई। सबसे पहले देखो गुजरात लगता है, ये गुजरात है। गुजरात के नीचे अपना ये महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र का छोटा सा गोवा है, फिर ये कर्नाटक है, फिर केरल है। ठीक है, फिर या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी? गुजरात की है। ठीक है, 1214 किलोमीटर है भाई गुजरात की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 973, तमिलनाडु की 906। ठीक है, सबसे पहले सबसे लंबी गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की। अब आगे प्रश्न है भाई के 9 डिग्री चैनल किन किन के बीच में? लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच, और मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री। ठीक है, अंडमान और निकोबार के मध्य 10। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया, साउथर्न पॉइंट जो इंडिया है, साउथर्न मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु है अपना इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका दूसरा नाम पिगमिलियन पॉइंट है, और इसको पारस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साउथ पॉइंट पूछ ले तो वो कन्याकुमारी है, मतलब कि जो भारत की भूमि पर है, ये तो आइलैंड है। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। वेस्टर्न है हमारा गुजरात का गुहार मोती, और नॉर्थर्न पॉइंट है इंद्रकोल लद्दाख का। भारत का अक्षांशीय विस्तार 84,376, ऐसे याद रखो। ठीक है, एक नंबर की तरह याद रखो, 84,376। देशांतरीय 687 97 687 97 अब आगे है उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई